हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए 14 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिए, सारे करंट अफेयर आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आएगा आपको। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं? तो आप सभी को पता होगा, एक फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है इंडिया में बहुत बड़ा। भारत के गुजरात में अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि AI-171 बोइंग विमान था हमारा, वो क्रैश हो गया। जितने भी पैसेंजर थे विमान में, आप सभी को पता है, सभी की मृत्यु हो गई है, केवल एक पैसेंजर बचे हैं उनमें। तो ये बहुत ही बड़ा विमान हादसा इंडिया में देखने को मिला। इसमें विजय रूपाणी जो कि भारत में गुजरात राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो किस राज्य के फॉर्मर सीएम थे विजय रूपाणी? तो गुजरात राज्य के ये फॉर्मर सीएम थे, इनका भी निधन हो गया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, इसके क्रैश में अहमदाबाद से लंदन के लिए यह फ्लाइट निकली थी, लेकिन अहमदाबाद में ही इस फ्लाइट का क्रैश हो गया। फ्लाइट में गुजरात के पूर्व सीएम थे। अब देखिए, फ्लाइट में जो पायलट थे ना, उन्होंने मेडे कॉल भी किया था। अब यहां पर आप जब न्यूज देखेंगे ना, तो आपको दो टर्म सुनने को मिलेगी, एक मेडे कॉल और एक दूसरा ब्लैक बॉक्स। क्योंकि अब फ्लाइट में दुर्घटना का कारण क्या रहा, क्या प्रॉब्लम आई, यह पता चलेगा ब्लैक बॉक्स के आधार पर। हम बात करेंगे, पहले हम यह समझते हैं कि मेडे कॉल क्या होता है। देखिए, मेडे कॉल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया मान्यता प्राप्त एक वर्ड है। ये जो फ्लाइट के पायलट होते हैं या फिर समुद्र में जो शिप के कंट्रोल करने वाले होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है जब वो बहुत ज्यादा ऐसे संकट में फंस जाते हैं कि उनकी जान पर बनाई है, तब वो रेडियो के माध्यम से या अदर माध्यम से मिड कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि आसपास अगर जैसे फ्लाइट में, तो फ्लाइट के जो भी स्टेशन है जहां से कंट्रोल किया जाता है, उन स्टेशन तक या फिर आसपास की फ्लाइट में जो पायलट है उन तक एक इमरजेंसी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। सेम अगर समुद्र में होता है, तो जिस भी शिप में प्रॉब्लम आई है, अगर उसके ऑपरेटर ने मेडे कॉल किया है, तो आसपास के शिप तक या फिर जो कंट्रोल स्टेशन होते हैं वहां तक एक इमरजेंसी मैसेज भेजा जाता है, कॉल किया जाता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि ये संकट में है या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, खतरे में है। इस तरीके का ये कॉल होता है। तो हेल्प या इमरजेंसी के रूप में समझा जाता है मेडे कॉल को। जब कोई भी मेडे कॉल करता है, मतलब इसका मतलब यही है कि उसकी जिंदगी या सुरक्षा खतरे में है और उसको अर्जेंट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मदद की। ये एक वर्ड होता है मेडे। तो फ्लाइट के जो पायलट थे उन्होंने भी मेडे कॉल किया, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम था, आपको पता है, वितिन 1 से 1.5 मिनट ही उनको मिल पाया और इतने में फ्लाइट क्रैश कर गई थी। ठीक है, तो समुद्र में भी और हवाई यात्रा के दौरान भी मेडे कॉल किया जाता है। आपको पता है, जो समुद्र होता है उसमें शिप जो एक फोक छोड़ते हैं, अगर उनको मदद चाहिए होती है तो फोक छोड़ते हैं, एक शूट करते हैं हवा में जिसमें से कलर्स निकलते हैं, फॉग निकलता है, तो इसे भी मेडे कॉल में ही गिना जाता है। ये सारे तरीके हैं मदद मांगने के। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मेडे कॉल क्या होता है। तो ये काफी सुर्खियों में आपको देखने को मिला होगा वर्ड। हवाई यात्रा के दौरान जब इंजन में कोई समस्या आ जाती है या फिर जो विमान है उस पर कंट्रोल नहीं रहता पायलट्स का, तो फिर वो मेडे कॉल करते कि भैया आप मदद कर दो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो एक ये वर्ड है। दूसरा आता है ब्लैक बॉक्स। देखिए, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को याद रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स नाम सुन के ये मत समझिएगा कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका कलर ब्लैक है, वो ऑरेंज कलर का होता है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लैक बॉक्स जो होता है ना फ्लाइट में, वो ऑरेंज कलर का होता है। इसका कारण ये है कि ये कहीं भी गिरेगा तो आराम से दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है, कलर दिख सकता है, पहचाना जा सकता है, और ये जल्दी, मतलब
कम अगर उजाला है तो भी ये कलर दिख जाएगा इजीली, इसीलिए ब्लैक बॉक्स का जो कलर है ऑरेंज रखा जाता है। बहुत ही पावरफुल होता है ना, बहुत ही मजबूत होता है। इसको इस तरीके से देखो, होता क्या है देखिए, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ब्लैक बॉक्स। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के रूप में यूज किया जाता है। दो तरीके की चीजें इसमें समझ में आती है, दो तरीके की चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती है जब फ्लाइट उड़ती है। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मतलब फ्लाइट में जो भी मूवमेंट होता है, कब उसने टेक ऑफ किया, हवा में उसकी स्पीड क्या थी, ऊंचाई कितनी थी समुद्र तल से, या फिर जो पायलट है उन्होंने क्या कमांड दी थी, है ना, फ्लाइट को क्या क्या कमांड दी थी आखिरी टाइम में, ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। प्रेशर कितना है ना, तापमान कितना है फ्लाइट का, ये सारी चीजें एक तो रिकॉर्ड होती है। और दूसरा कि कॉकपिट में जो पायलट बात करते हैं उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सब इसमें देखने को मिल जाती है, वो सब रिकॉर्ड होती है। तो आखिरी मोमेंट में पायलट एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम आई है फ्लाइट में, उनको क्या लगा, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है। तो जब ये मिलेगा ना तो इसके आधार पर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और पता चलेगा कि दुर्घटना का कारण क्या है। अब आप बोलोगे सर पूरी फ्लाइट जल गई तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे बच गया। अब यहां पर ये समझिए कि ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, ये बहुत ही मजबूत धातु से बनाया जाता है। टाइटेनियम का यूज किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील का यूज किया जाता है इसको बनाने में। इसको 1 घंटे 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है जब इससे बनाया जाता है, ताकि विमान में आग लगे ना तो ये 1 घंटे तक 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेल पाए। इतना प्रेशर डाला जाता है, 2.5-3 टन का वजन इस पर 5 से 10 मिनट रखा जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। पानी के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक इसको टेस्ट किया जाता है कि ये प्रेशर झेल पाएगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें इससे टेस्ट की जाती है और इसको इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि भले ही फ्लाइट में कुछ भी हो जाए, ये दूर जाकर गिर जाएगा लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा। बहुत ही 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको टकराया जाता है दीवार के ऊपर। तो बहुत ही मतलब कठिन तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो किसी भी फ्लाइट दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स तो नॉर्मली कवर हो ही जाता है, दूर फेंका जाएगा पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर पता चलेगा कि लास्ट मूवमेंट क्या था और फ्लाइट में दुर्घटना का कारण क्या है, वो इससे पता चल जाएगा। तो आई होप आप दोनों टर्म भी समझ पाए होंगे कि क्या है। विजय रूपाणी से हमारा क्वेश्चन था, गुजरात के सीएम रह चुके हैं। गुजरात में 13th और 14th विधानसभा में ये 2 बार सीएम बने। पहला कार्यकाल 2016 से 2017 तक रहा 13वीं विधानसभा में, और फिर दूसरा कार्यकाल 2017 से 2021 तक रहा 14th विधानसभा में गुजरात में। तो गुजरात के सीएम थे विजय रूपाणी, जिनका निधन हो गया है फ्लाइट एक्सीडेंट में। आगे आएंगे, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष या बेस ईयर क्या होने वाला है। देखिए, जीडीपी की गणना के लिए नया बेस ईयर निर्धारित किया है 2022-23 सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए क्या होता है कि जीडीपी जब काउंट की जाती है ना, तो रियल जीडीपी को काउंट करने के लिए एक बेस ईयर का यूज किया जाता है, ताकि क्या होता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव ना पड़े जब हम जीडीपी को काउंट करें। तो अभी तक भारत में रियल जीडीपी को काउंट करने के लिए जो बेस वर्ष या बेस ईयर यूज किया जा रहा था वो 2011-12 था। ये आखिरी बार डिसाइड किया गया था 2015 में। 2015 में बेस ईयर को डिसाइड किया गया था 2011-12। उसके पहले बेस ईयर था 2004-05। तो 2004-05 को बदल के 2015 में किया गया, 2011-12 का बेस ईयर लिया गया, और अब 2022-23 का बेस ईयर किया गया है रियल जीडीपी को काउंट करने के लिए। ओके, जीडीपी समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस देश की जीडीपी कहलाता है। अब क्या होता है कि महंगाई घटती बढ़ती रहती है, तो महंगाई या इन्फ्लेशन इफेक्ट ना करे जीडीपी को काउंट करते समय, तो हम एक रियल जीडीपी काउंट करते हैं, एक बेस ईयर मानते हैं और उसके आधार पर जीडीपी को काउंट किया जाता है। तो अब जो हम बेस ईयर बनाएंगे वो बनाएंगे 2022-23। एक दूसरी जीडीपी काउंट भी होती है, नॉमिनल जीडीपी। इसको करंट जो सिचुएशन है उसी में काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन
को भी मापा जाता है कि भाई महंगाई कितनी घट बढ़ रही है, उस आधार पर भी मापा जाता है। तो एक करंट जीडीपी को बताता है, और रियल टाइम जो जीडीपी होती है वो एक आधार वर्ष के आधार पर काउंट की जाती है। अब आप बोलोगे सर आधार वर्ष चेंज क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो जीडीपी है ना, उसको कैलकुलेशन सही ढंग से किया जा सके, बिना इन्फ्लेशन के एक जीडीपी को सही ढंग से निकाला जा सके। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं सडनली, जैसे हमने 2014-15 के बाद हमने डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़े, डिजिटल लेन देन, पेटीएम, गूगल पे, ये बहुत सारी चीजें हम यूज करने लगे। तो अब हमारी जरूरत है कि भाई एक बेस ईयर के आधार पर जीडीपी को काउंट किया जाए, ताकि ऐसे जो मूवमेंट होते हैं उसका असर जीडीपी पर ना आए। इसलिए एक बेस ईयर होता है, वो होता है रियल टाइम जीडीपी, है ना। तो ये रियल जीडीपी आप इसको बोलते हैं। अब इसका बेस ईयर बन गया 2022-23। पहले क्या था अभी तक? 2011-12। ये आपको समझ में आ गया? देखिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अदर चीजों को लेकर भी बेस ईयर में बदलाव किया है। जैसे देखिए, बेस ईयर फरवरी 2026 में शुरू होगा, अगले साल इसको काउंट करना शुरू करेंगे। जीडीपी में तो बदल ही दिया है, इसके अलावा जो बेस ईयर बदले गए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बदले गए। अभी तक ये बेस ईयर यूज किया जा रहा था 2012 का, अब नया बेस ईयर यूज किया जाएगा 2023-24 का। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अभी तक बेस ईयर था 2011-12 का, अब ये 22-23 का रहेगा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर पहले 2011-12 का था, ये भी अब 2022-23 का यूज किया जाएगा। 78th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ऑनररी लेपर्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाता है। स्विट्जरलैंड का एक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार या महोत्सव है, जहां पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस साल अगस्त मंथ में आयोजित किया जाएगा 78th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। इसमें ऑनररी लेपर्ड अवार्ड दिया जाएगा अलेक्जेंडर पेन को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। अब पहले अलेक्जेंडर पेन की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर पेन को अगर हम समझे तो ये अमेरिका के बहुत ही फेमस एक फिल्म मेकर है, अमेरिकी फिल्म मेकर अलेक्जेंडर पेन। 2025 के लिए लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड इनको दिया जाएगा। अब ये अवार्ड जब आप सुनोगे ना, तो इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अवार्ड किसे दिया जाता है? ऐसे किसी फिल्म मेकर को दिया जाता है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म मेकिंग में अपना योगदान दिया हो। ऐसा फिल्म मेकर होना चाहिए जिसके विचार जो है ना फिल्म मेकिंग के समय, वो फिल्मों पर रिफ्लेक्ट हो। यहां पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी है ना, जो फिल्म मेकर है उसकी क्रिएटिविटी और उसकी फिल्म बनाने की शैली उस मूवी में झलकना चाहिए। मतलब कोई अगर मूवी देखे ना तो समझ जाए कि भाई इस डायरेक्टर ने ये बनाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब एस राजा मौली की मूवी देखते हैं तो उसका एक स्केल होता है। हम आरआरआर देख लें, बाहुबली देख लें, तो एक स्केल है, एक सोचने की क्षमता है। अब ये क्षमता दूसरे फिल्म मेकर में तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम अदर फिल्म मेकर का देखें तो उनकी भी एक शैली होती है। तो ये होता है एक क्रिएटिव डायरेक्टर की पहचान, कि भाई फिल्म देख के व्यक्ति समझ जाए कि यार उस डायरेक्टर की फिल्म हो सकती है ना। तो ये चीज यहां पर देखी जाती है और इसके आधार पर दिया जाता है ऑनररी लेपर्ड अवार्ड। 2025 में यह अवार्ड दिया जाएगा अमेरिकी फिल्म मेकर अलेक्जेंडर पेन को। आयोजन 7 से लेकर 17 अगस्त तक लोकार्नो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का। तो इनके बारे में आपको पता चल गया। यूएसए के डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, 2 बार ऑस्कर मिल चुका है इनको। ऑनररी लेपर्ड अवार्ड, इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में और यह दिया जाता है लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। आयोजन स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है फिल्म के क्षेत्र का, एसोसिएशन ऑफ द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, यही इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हर साल करता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रुप डी के लिए, सॉरी, ग्रुप डी एग्जाम आपकी लाइनअप है, मैंने आपको काफी बार बताया है। इसके लिए आप जनरल साइंस के 2500 वन लाइनर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि 25 क्वेश्चन 1/4 जो आपका वेटेज है ग्रुप डी के एग्जाम में, वो साइंस का है। तो 25 क्वेश्चन अगर आप पक्के करना चाहते हैं तो आप
2500 वन लाइनर ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, सभी को मिलाकर यहाँ पर 2500 वन लाइनर आपके लिए तैयार किए गए हैं। प्रीवियस PYQs के आधार पर एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल या अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको हर्डल आता है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, और एप्लीकेशन पर तो जाइएगा ही, क्योंकि आपको PDF डेली करंट अफेयर की वहीं मिलने वाली है। तब तक हम चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर पर। हमारे क्रॉपिक पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? क्रॉपिक इनिशिएटिव की बात करें तो इससे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इस मिनिस्ट्री ने क्रॉपिक पहल की हाल ही में शुरुआत की है। अब पहल का उद्देश्य क्या है? तो नाम से समझो, क्रॉ मतलब क्रॉप, पिक मतलब पिक्चर, है ना, किसकी पिक्चर? फसल की पिक्चर। कब? देखिए क्या होता है कि अभी तक हमने क्या देखा है कि जो किसानों की फसलें जब वो बाढ़ में, सूखे में जब बर्बाद हो जाती है तो उनको मुआवजा लेने में बहुत समय लगता है, मुआवजा मिल भी नहीं पाता। तो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, क्रॉपिक इनिशिएटिव। एक एप्लीकेशन होगा इसके तहत, इसका पूरा नाम देखो, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप। एक एप्लीकेशन होगा, जिस भी किसान की फसल बर्बाद हुई है वो उस फसल का फोटो खींचकर उस एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा, मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिससे क्या होगा कि सरकार को पता चलेगा कि उस किसान की जो क्रॉप है उसकी हेल्थ कैसी है, कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए, कितनी खराब हुई है, ये सब गवर्नमेंट को पता चलेगा। और PM फसल बीमा योजना के तहत जो गवर्नमेंट है या फिर जो मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वो किसान को उसकी फसल का मुआवजा दे पाएगी। तो इसे ही नाम दिया गया है क्रॉपिक इनिशिएटिव। शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को। ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा शुरू किया गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप सभी को पता होगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन की अगर हम बात करें तो इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है इजराइल को। इजराइल ने एक्चुअल में क्या किया है कि इसने अटैक कर दिया है, किस पर? ईरान पर, है ना। इजराइल अगर हम देखें यहां पर, इसने अटैक किया है ईरान पर। एक्चुअल में इजराइल को आशंका थी कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रहा है और बहुत जल्द ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। उसके बाद इजराइल को बहुत दिक्कत होने वाली है मिडिल ईस्ट के देशों से। तो इसलिए इजराइल ने क्या किया है कि भाई ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च किया और इजराइल ने अटैक किया, ईरान के सारे जो न्यूक्लियर कमांड थे उन्हीं पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अब यहां पर आप समझिए कि एक बहुत बड़ी दिक्कत वर्ल्ड के लिए भी है, क्योंकि अब यहां पर एक बार फिर से खाड़ी युद्ध, जो खाड़ी देश है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के देश है, जो इजराइल के विरोध में यहां पर फिर से युद्ध में कूदेंगे इजराइल के खिलाफ। और अब यहां पर एक बार फिर से हमें सभी देशों के मध्य में, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा जो ईरान, इराक, सीरिया, उधर से शायद मिस्र भी आ जाए, यमन पर तो उसने कल ही उसके पोर्ट पर अटैक किया था, तो इनका एक गुट बनेगा और हो सकता है कि इजराइल पर रिटेलिएट करें, और जो कि ईरान ने शुरू भी कर दिया है। तो अब यहां पर युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिख सकता है, और ऑब्वियस सी बात है किसी एक क्षेत्र में युद्ध होगा तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पर आएगा। तो अभी के लिए हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन राइजिंग लायन से है। किसने लॉन्च किया? इजराइल ने लॉन्च किया है ईरान के खिलाफ, और ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट्स पर इसने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के लगभग 100 ठिकानों पर इसने हमला किया और ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ओके, ईरान की बात करें, कैपिटल है तेहरान। यहां पर रियाल ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान। सुप्रीम लीडर जो कि PM के बराबर होते हैं, यह है अली खेमनई। यहां पर इजराइल की बात करें, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। हालांकि काफी देश मान्यता नहीं देते, पर यह कैपिटल मानता है। न्यू शेकेल करेंसी है इजराइल की, और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM के पद पर है। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? एक्सटेंडेड
ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है डीआरडीओ को। ऐसी अधिकतर मिसाइलें डीआरडीओ ही डेवलप करता है। अभी हुआ यह है कि डीआरडीओ ने इस मिसाइल को डेवलप किया है, अब इसके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अब इस मिसाइल की विशेषता यह है कि यह भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली। इसकी स्पीड अगर हम देखने जाए ना तो 11,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। अगर ये सक्सेस हो जाती है, अब टेस्ट शुरू होंगे इसके, सक्सेस हो जाती है ना तो अभी वर्ल्ड में जितने भी रडार हैं, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो अभी ये इनिशियल फेज में है, अभी केवल बनाई गई है, अब इसके टेस्ट शुरू होंगे, 2-3 साल टेस्ट चलेंगे। इस क्रूज मिसाइल को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। प्रोजेक्ट विष्णु डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत डीआरडीओ हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब यहां पर समझें कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। वो मिसाइल जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना या इससे ज्यादा तेजी से जाती है, तो ये होती है हाइपरसोनिक। जो ध्वनि की रफ्तार होती है ना, ध्वनि की जो गति होती है, उस गति से 5 गुना ज्यादा गति से हाइपरसोनिक मिसाइलें जाती है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल है। इसे कहा जाता है मैक 8, जो कि ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा तेज चले। तो यह अभी टेस्ट की जाएगी। सुपरसोनिक मिसाइल जो कि ध्वनि की गति से मैक 1 से लेकर मैक 5 तक चलती है, 1 गुना ध्वनि की गति से लेकर ध्वनि की गति 5 गुना तक, इतनी स्पीड इसमें होती है। और अगर हम सबसोनिक मिसाइलें की बात करें तो वो मिसाइलें जिनकी गति ध्वनि की गति से कम होती है। बात क्रूज मिसाइल की हो रही है जिसकी टेस्टिंग अब की जानी है। डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है, लगभग 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, स्पीड मैक 8, मतलब ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा। परमाणु हमला करने में सक्षम है, मतलब परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, परमाणु हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल को स्थल, एयर और समुद्र तीनों से किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो विकसित करने का श्रेय किसे है? डीआरडीओ को। डीआरडीओ भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत 52 लेबोरेटरीज इंडिया में काम करती है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर है। ओके, अगला क्वेश्चन, कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-1990 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कश्मीर इंसर्जेंसी बुक की बात करें तो इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है रिटायर्ड कर्नल योगिंदर कंधारी को। रिटायर कर्नल योगिंदर कंधारी ने इस बुक को लिखा है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने। तो इन्होंने लॉन्च किया है और लिखा है रिटायर्ड कर्नल योगिंदर कंधारी ने। अगर हम योगिंदर कंधारी जी की बात करें तो ये कश्मीर में काफी समय तक काफी ऑपरेशन को इन्होंने लीड किया है। अपनी इस बुक में इन्होंने कश्मीर घाटी में जो उग्रवाद है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो संहार हुआ था, इसके अलावा जो उन्होंने पलायन किया, उन सब पर मुद्दों पर अपनी इस बुक को लिखा है रिटायर्ड कर्नल योगिंदर कंधारी ने। बुक का नाम है कश्मीर इंसर्जेंसी। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ समय में अदर बुक्स लॉन्च हुई है उनकी बात करें तो रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है वर्तमान में हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान को। पीएमओ थ्रू द एजेस हिमांशु रॉय की बुक है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, पूर्व चीफ जस्टिस है इंडिया के एनवी रमन्ना, इनके द्वारा लिखी गई है। द विमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर, डॉक्टर स्नेह भार्गव की पुस्तक है, स्नेह भार्गव की। ठीक है, तो ये अदर बुक और राइटर्स हैं जो कि कुछ समय में लॉन्च की गई बुक्स हैं, तो इनको याद रखिएगा, पॉज करके पढ़ लेना। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में आयोजित की गई? तो ये एक्सरसाइज
पहली बार आयोजित की गई है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। इसका आयोजन किया गया इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के मध्य में। आंसर हो जाता है आंसर बी। पहली बार ही इसका आयोजन किया गया है ना, मई के एंड में ये शुरू हुई थी और अभी ये खत्म हुई है। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन किया गया। यूएसए और इंडिया की एयरफोर्स के मध्य में एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ का आयोजन हुआ। दोनों देशों की एयरफोर्स के मध्य में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इंडिया की ओर से जो इसका जो समापन होगा, देखिए इंडिया की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया, तो गरुड़ स्पेशल फोर्स है, जो कि हमारी एयरफोर्स की एक स्पेशल टुकड़ी है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यह खत्म हुआ है गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि चांदी नगर में देखने को मिलता है, बागपत उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर यह खत्म हुआ। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उत्तर भारत में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई। तो इंडिया और यूएसए के मध्य में पहली बार आयोजित की गई एयरफोर्स एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज के साथ इंडिया की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, अगर उस पर नजर डालें तो इंडिया और जापान की आर्मी के मध्य में धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान की नेवी के मध्य में जिमेक्स, इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के मध्य में एक्स खंजर, इंडिया मालदीव की आर्मी के मध्य में एक्वेरिन पूछी जाती है, इंडिया मंगोलिया की आर्मी के मध्य में नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और म्यांमार की आर्मी के मध्य में इम्बेक्स और नेवी के मध्य में इमकॉर, इंडिया और नेपाल की आर्मी के मध्य में सूर्य किरण और इंडिया और ओमान की आर्मी के मध्य में अलनजा। तो ये अलग एक्सरसाइज है इंडिया और अलग अलग देशों के मध्य में। अभी जो हमने कुछ सेशंस में पढ़ी है, एक तो इंडिया और फ्रांस के मध्य में कल ही हमने पढ़ी थी अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया, और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इसका आयोजन किया गया मंगोलिया के उलान बाटोर में, जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया है। हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने? अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला। अगर इनका भारतीय मूल के, अगर हम भारत की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। हालांकि वर्तमान में यूएसए की सिटीजनशिप है इनके पास। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है और इस संस्था के 180वें अध्यक्ष बने हैं। अमेरिका में जो जितनी भी मेडिकल सेवाएं हैं, अस्पताल हो, जो मेडिसिन शॉप्स हो, उन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम है इस संगठन का, ठीक है, एसोसिएशन का, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, शिकागो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कामाला। लास्ट क्वेश्चन, जून 2025 में निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट लिया है, ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो अभी जून 2025 में निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं निकोलस पूरन। वैसे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन के अलावा भारत के पीयूष चावला ने भी कुछ समय पहले ही संन्यास लिया है, तो इनको भी याद रखिएगा। पीयूष चावला इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, और निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। आपको पता है निकोलस पूरन रहने वाले हैं त्रिनिदाद और टोबैगो देश के। ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर 14 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 131वीं रैंक इंडिया को दी गई है। हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। इजराइल ने इस पर अटैक किया था। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाता है। ब्लू एनडीसी चैलेंज किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? तो ब्राजील और फ्रांस के द्वारा इसे शुरू किया गया। हाल ही में ओजोफेनी को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा की एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो टेक मी टू स्पेस इसे लॉन्च करने वाला है। पद्मश्री से सम्मानित मैंगो मैन कलीमुल्ला खान द्वारा विकसित आम की नवीनतम किस्म का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया?
तो यह रखा गया राजनाथ सिंह के नाम पर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो यह आयोजन हुआ स्वीडन के स्टॉकहोम में। भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहां बनाया जा रहा है? राजस्थान के जोधपुर में। और विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के हैं हमारे, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पंचायती राज को संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो पार्ट 9 आर्टिकल 243 में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा जल डमरू मध्य या स्ट्रेट है? तो पाक स्ट्रेट देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। किस ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन। सांप में जहर बनाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? और कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।